नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का वैदिक ज्योतिष के इस सेशन के अंदर। जी हाँ, इस सेशन में हम चर्चा करेंगे राहु और चंद्रमा के विशेष संबंधों के बारे में। लगन कुंडली से मान लीजिए आपका जो राहु है आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है यहाँ पर, और चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में है। तो आपको चंद्रमा से देखना है कि राहु कहाँ पे बैठे हुए हैं। चंद्रमा से आपको काउंट करना है सब कुछ। और चंद्रमा से अगर आप काउंट करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6, तो 6th हाउस के अंदर राहु बैठे हुए हैं, छठे भाव के अंदर, जो कि प्रारब्ध को दिखाता है। अगर वो सेकंड हाउस के अंदर आ जाए तो वो धन को दिखाता है, थर्ड हाउस में आ जाए तो वो पराक्रम को इफेक्ट करेगा। तो मैंने यहाँ हाउस लिख दिया है, भाव लिख दिए हैं, उनके कारक लिख दिए हैं। चंद्रमा और राहु का संबंध जो है उसके अब हम विवेचना करने जा रहे हैं। मैं आपसे आशा करूंगा कि आप अपनी चंद्रमा की पोजीशन को जानते होंगे। नहीं तो एक बार पॉज करिए वीडियो को और देखिए अपनी चंद्र कुंडली को। जी हाँ, देखिए अपनी चंद्र कुंडली को, मून बर्थ चार्ट को, और वहां पर देखिए राहु कहाँ पे बैठे हुए हैं। राहु तो हम बात करते हैं पहले भाव की। जी हाँ, चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हुए हैं, और ये मैं चर्चा कर रहा हूँ आपकी चंद्रमा की कुंडली से, आपकी चंद्र कुंडली से। तो चंद्रमा राहु के साथ बैठे हुए हैं, ग्रहण योग, ग्रहण दोष का निर्माण करते हैं। अच्छी बातें क्या होती हैं कि जातक जो है वो आउट ऑफ कल्चर होना चाहता है, वो आउट ऑफ कल्चर होना चाहता है, वो चाहता है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को लर्न करना। और कलयुग के अंदर देखिए राहु की सामर्थ्य जो है वो सब ग्रहों में सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पे जो सामर्थ्य है वो राहु की सामर्थ्य है। आप और ग्रहों को इग्नोर कर सकते हैं बट राहु को नहीं। तो चंद्रमा ने अगर राहु के साथ संबंध बनाया है, ये युति बनी है आपके चार्ट में, तो देवीय व्यवस्थाओं ने आपके लिए विशेष राजयोगों के द्वार जो है वो ओपन करते हैं। और वो राजयोग आते हैं राहु की तरफ से। तो फॉरेन ट्रैवल, अपने घर से दूर जाना, फॉरेन ट्रैवल की बात करना, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीख लेना। ऐसे लोग जो हैं इंग्लिश, जापानीज, रशियन, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को बहुत इजीली सीख लेते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट और स्किल को बहुत इजीली पिक कर लेते हैं। उनके अंदर जो पिकिंग स्पीड होती है कि साहब मैंने तो ये काम होता हुआ देखा और मैं तो इस काम को सीख गया, ऐसी जो क्षमताएं हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। इसी के साथ साथ ये आपके परिवार को इफेक्ट भी करता है, और परिवार में ये एक्सपेंशन देता है, परिवार में ये बहुत ज़्यादा वृद्धि देता है। ऐसे जातकों का जो मदर पक्ष होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं ये मदर से या मदर की फैमिली से डिस्कनेक्ट भी बना देता है कि उनसे मेरी पटरी नहीं खाती है तो वो बहुत ज़्यादा, लेकिन उनसे मेरी संबंध उनसे अच्छे नहीं है। तो ये भी एक संबंध बनता है। चंद्रमा जब भी राहु के साथ होते हैं, जातक आउट ऑफ कल्चर चीज़ों की तरफ जाता है, तो ये रिलेशनशिप, मैरिज को हमेशा प्रभावित करते हैं। उसकी इच्छा होती है कि कल्चर से बाहर निकलने की। और अगर यहाँ पर शनि मंगल इनका भी प्रभाव आ जाए, सप्तमेश के ऊपर इनका प्रभाव भी आ जाए, तो आप ये समझिए इनकी जो मैरिज होती है वो आउट ऑफ कल्चर होगी, या फिर किसी डिफरेंट रिलीजन के अंदर होगी, डिफरेंट कास्ट के अंदर होगी। ऐसी इंडिकेशंस जो हैं वो इस वन प्रभाव से, इस एक प्रभाव से ही आते हुए दिखाई देती हैं। चंद्रमा राहु के साथ कनेक्ट बनाता है तो इनकी मदर पक्ष जो है उसके ऊपर इसका प्रभाव जाता है, निश्चित रूप से वो जाएगा। और वो प्रभाव कैसा होता है? वो प्रभाव राहु से निकलने वाला प्रभाव होता है। या तो मदर को हेल्थ रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, और राहु की जो समस्याएं होती हैं वो डायग्नोज नहीं हो पाती। राहु क्या है? ये इमेजिनरी फियर देता है, ये वास्तविकता में तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन ये धुआं है, ये वायु तत्व है। और वायु जो है वो आपको इमेजिनरी फियर देती रहेगी, आपको चिंताएं देती रहेंगी। तो ये चिंताएं बनाते हैं कि मदर को अनडायग्नोज हेल्थ इशू है, या फिर इनकी मदर जो है वो बहुत डोमिनेंट होती है, क्योंकि राहु जो है वो भुजबल में विश्वास रखता है, वो बातचीत में विश्वास नहीं रखता, वो भुजबल, वो पावर में विश्वास रखता है। तो ऐसे जातकों की जो मदर है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट भी होती है। तो चंद्रमा और राहु का जो संबंध है निश्चित रूप से विशेष राजयोग बनाता है, और ऐसे जातकों को फॉरेन ट्रैवल की, अपने घर से बाहर निकलने की, डिफरेंट कल्चर से कनेक्ट होने की, इन बातों को सोचना चाहिए। ऐसे जातक जो है वो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, वीडियो रिलेटेड वर्क, या फिर आप कहिए यूट्यूब, इंस्टा, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत ईजीली शाइन कर सकते हैं। उनका जो लक है वो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत शाइन करता है। बट वहीं अगर ऐसे जातक अपने कल्चर के अंदर ही सिमट के रह जाते हैं, ऑर्थोडॉक्स कल्चर में आ जाते हैं, तो वहाँ ये घुट घुट के जीवन जीते हैं, वहाँ इनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये एक चॉइस है आपके ऊपर, कैसा आपको होना है, क्या आपको मॉडर्न बनना है, क्या आपको आउट ऑफ कल्चर रिलेशंस, आउट ऑफ कल्चर कनेक्ट को बनाना है, या क्या आपको उस घुटी हुई व्यवस्था में, उस महत्वहीन व्यवस्था के अंदर रहना है। क्योंकि चंद्रमा राहु का संबंध है तो इनकी साइकोलॉजी को भी ये इफेक्ट में लाता है, ये इनके साइकोलॉजी, इनकी थिंकिंग एबिलिटी को भी प्रभावित करता है। कई कई केसों में ये प्रभाव अच्छा होता है, कई कई केसों में ये प्रभाव नकारात्मक भी हो जाता है। तो डिप्रेशन का आ जाना, या फिर इनके फ्रेंड सर्कल जो है वो इनको किसी रॉन्ग पाथ पे ले जाएं, गलत रास्तों पे ले जाएं, तो ऐसी इंडिकेशंस भी बनती हैं। और वहाँ इनका अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट हो सकता है, या फैमिली से तनावपूर्ण कोई संबंध बन सकता है। इनके जो दादा पक्ष हैं, जो इनके ग्रैंड फादर पक्ष हैं, वो इनके जीवन में बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव इंडिकेट करते हैं। या तो इनकी मदर का इनके ग्रैंडफादर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट होता है, तो फैमिली में कोई डिस्प्यूट होना, अकेले रहने वाली फैमिली, या
न्यूक्लियर फैमिली जिसे कहते हैं, जो जातक जानता ही नहीं है अपने ग्रैंडफादर्स के बारे में, अपने दादा पक्ष के बारे में, या फिर इनका उनके साथ बहुत पॉजिटिव कनेक्ट होता है और वो बहुत ज़्यादा समाज में प्रतिष्ठित, समाज में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है, तो ग्रैंडफादर पक्ष का, दादा पक्ष का प्रभाव इनके ऊपर आता रहता है और इन्हें उनसे मधुर संबंध बना के रखने चाहिए अगर इन्हें अपना चंद्रमा जो है वो बेहतर रखना है। अदरवाइज पितृदोष कह लीजिए या वो मैलेफिक ग्रहण दोष कह लीजिए, वो इन्हें प्रभावित कर देता है। अब अगर हम समझें राहु सेकंड हाउस में है आपके चंद्रमा से, तो देखिए सेकंड हाउस जो है वो आपके धन को इंडिकेट करता है और इसी के साथ साथ ये आपके भाग्य, आपके परिवार को इंडिकेट करता है। और राहु जिस भी भाव के अंदर होते हैं वो उसके बूस्ट कर देते हैं, वो उसे और मजबूत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राहु जो है वो तामसिक ग्रह है और जैसे मैंने कहा हम जो विवेचना कर रहे हैं वो कलयुग के लिए है और कलयुग में राहु की प्रायोरिटी, राहु की जो टॉप पोजीशन है वो बनी हुई है। तो राहु जिस भी भाव में होते हैं, पहली बात तो वो उस भाव के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं एंड द सेकंड बात कि वो उन्हें बढ़ा देते हैं, उनमें एक्सपेंशन ला देते हैं। तो यहाँ राहु ऐसा ही करेंगे। ऐसे जातक जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से धन कमाने की इच्छा रखते हैं कि अलग अलग सोर्सेज से मैं धन कमाऊँ, डिफरेंट डिफरेंट चैनल से मैं धन कमाऊँ। एक जॉब इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाती, एक बिजनेस इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाता, ये उसमें वृद्धि करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मैं धन कमाऊँ डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से और मैं अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन के रहूँ। फाइनेंस के मैटर में मैं अपने पूरे सर्कल में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन के रहूँ, कि मेरा जो फाइनेंस हो, मेरी जो पावर हो वो और लोगों के टक्कर में भी ना हो, वो उनसे इतनी हायर हो कि वो लोग उसको टक्कर भी ना दे पाए। तो फाइनेंस, पावर, ये हमेशा चेज करते रहते हैं। इनका जीवन का जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है? फाइनेंस को बेटर करना, पावर को प्राप्त करना। तो ये इनके जातक, इनके जीवन के अंदर वास्तव में इंडिकेशन निकल के आती है कि ऐसा जातक फाइनेंस को बेटर कर सकता है। और ये जब तक फैमिली के अंदर रहते हैं, आप विश्वास करिएगा, ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक टाइप के पर्सन होते हैं। अगर इनको कोई थोड़ा सा भी चिढ़ा दे या थोड़ा सा भी इनको गलत महसूस करा दे तो ये उस पर्सन को नीचा दिखाने की कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ते हैं, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसा पर्सन जो है वो हमेशा उस पावर को प्राप्त करके रहना चाहता है, वो हमेशा उस डोमिनेंस को जीवन में बनाए रखना चाहता है। तो जब भी सेकंड हाउस में राहु होते हैं चंद्रमा से, ये बेटर होता है फाइनेंस के लिए, ये बेटर होता है पावर के लिए, लेकिन ये फैमिली के पक्ष को प्रभावित करता है। जी हाँ, ये जो व्यवस्थाएं हैं राहु की, ये गुरु के विरोध में है। तो गुरु क्या है? गुरु है समाज में जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, चाहे वो मैरिज की हों, चाहे वो फैमिलीज़ की हों। और जब भी राहु सेकंड हाउस में होते हैं वो परिवार के अंदर विघटन लाते हैं, वो परिवार को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं इनकी फैमिली में ऐसा कुछ हुआ होता है जो कि आउट ऑफ कल्चर हुआ हो, या मैरिज में सबको इश्यूज़ आ रहे हैं, लोगों का भाग्य उदय नहीं हो पा रहा है, या फिर संतान पक्ष रिलेटेड कोई इशू है। तो ऐसे इश्यूज जो हैं वो इनकी फैमिली के अंदर चलते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो गुरु का विरोधी प्लैनेट है और राहु जब भी चंद्रमा से सेकंड होता है वो इन बातों को इंडिकेट करता है कि जातक को मैं सब कुछ दे दूंगा लेकिन परिवार से जो चीज़ें आती हैं वो मैं प्रदान नहीं करूंगा। तो ऐसे जातक को या तो फैमिली के ट्रॉमास को झेलना पड़ता है कि फैमिली में बचपन से ही डिस्प्यूट्स को झेलता हुआ पर्सन आ रहा है, या फिर इनकी एजुकेशन का जो पक्ष होता है उसको राहु प्रभावित करते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस से एजुकेशन भी निकल के आती है। इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सेकंड हाउस से निकल के आती है। तो परिवार पे इसका प्रभाव जाता है और इनके एजुकेशन के ऊपर इनका प्रभाव जाता है। हेल्थ में कोई वीकनेस का आना, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो मारक तत्व का भाव है, इसको आप कहेंगे तो ये मारक तत्व का भाव है। और मारक तत्व में राहु का होना, अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज इनको बनती हैं, और वो भी जब बनेंगी जब ये एजुकेशन में ले रहे होंगे, मतलब ये जब ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या प्राइमरी एजुकेशन कर रहे होंगे या सेकेंडरी एजुकेशन कर रहे होंगे। तो जब भी ये शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, इनको अनजान तरीके से आकाशीय व्यवस्थाओं से हेल्थ में इश्यूज आ जाते हैं, अनडायग्नोज इशू आते हैं जिनका समाधान भी नहीं मिल पाता। तो ऐसे इश्यूज़ जो हैं वो जातक को बार बार प्रभावित करते रहते हैं। फैमिली में विघटन, फैमिली में वो डिस्प्यूट की बातें हैं वो बनी रहती हैं। बट सेकंड हाउस में राहु का होना डेफिनेटली जातक जो है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से इनकम को प्राप्त कर सकता है। और ऐसे जातक जो है वो बिज़नेस में बहुत बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। ऐसे जातक जो है वो बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। अगर चंद्रमा राहु का संबंध अच्छा है, अगर उनके तत्वों का संबंध अच्छा है, तो ये बहुत ऊँची अवस्थाओं को भी प्राप्त कर सकते हैं अपनी फैमिली में। मतलब इनको कोई टक्कर देने वाला नहीं होता फाइनेंस के मैटर में, कि पैसे में तो मुझे कोई टक्कर नहीं दे सकता, पावर में मुझे कोई टक्कर नहीं दे सकता, मेरे बड़े बड़े लोगों से संबंध है। अगर वो इनको मिलता है तभी ये काम को करते हैं, नहीं मिलेगा तो ये काम को छोड़ने में देरी नहीं करेंगे। तो सेकंड हाउस का राहु चंद्रमा से बहुत अच्छा संबंध बना के रखता है, लेकिन क्योंकि ये राहु सर्प का मुँह है, ये ड्रैगन का हेड है, तो ये चंद्रमा को डराता भी रहता है।
ऐसे जातकों की मदर को मिसकैरेज होना या फिर आप कहिए चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज़ का आना, ये भी इंडिकेट होता है। ऐसे जातकों की जो मदर होती हैं उनको अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज़ का बनना, ये भी इंडिकेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि राहु का जो हेड है, उसका जो सर है, वो चंद्रमा को डराता रहता है बार बार। और इनकी मदर का, इनके जो दादा पक्ष होते हैं, ग्रैंड फादर पक्ष होते हैं, उनसे जो संबंध होता है उसमें उसमें एक विरोधात्मक तत्व होता है, उसमें विरोध बना रहता है। तो फैमिली डिस्प्यूट जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट जैसे मैंने आपको बताया, और दादा पक्ष से इनका विरोध बना रहना, इनकी मदर का दादा पक्ष से विरोध बना रहना, ये दिखता है और ये इनके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो फैमिली में ट्रॉमास हो सकते हैं, दादा पक्ष से विरोध हो सकता है, जो इनको निश्चित रूप से प्रभावित अब तक करता हुआ है। और अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स नहीं सुलझते, उनमें कोई समाधान नहीं होता, तो वो प्रॉपर्टी के मैटर्स ही जातक के भाग्य का सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। तो इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि अपने प्रॉपर्टी के मैटर्स को सब जल्दी से जल्दी सुधारें और अपने दादा के घर से, अपने ग्रैंडफादर के घर से दूरी बना के रखें। वहाँ इनका भाग्य उदय होने में तकलीफ भी आ सकती है, उसमें कमजोरी भी आ सकती है कि भाग्य उदय होना था, कि ये तो आईएएस ऑफिसर बनना था और ये क्लर्क ही बन के रह गया। तो वो भाग्य की कमजोरी जो है वो दादा पक्ष से इंडिकेट होती है। और अगर आपका राहु जो है आपके तीसरे भाव के अंदर है, कि साहब मेरा तो राहु मेरे तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो तीसरा भाव जो है वो आप देखिए ये पराक्रम का भाव है। और राहु के बारे में एक कहावत है, एक एक विशेष पंक्ति है कि राहु जो है वो ग्रहों के अंदर बाहुबली है। ये अपने बाहु के बल पे विश्वास रखता है, ये डिस्कशन, ये बातचीतों में विश्वास नहीं करता, ये पावर पे विश्वास रखता है, ये बाहुबल, अपनी सामर्थ्य पे विश्वास रखता है। जब भी चंद्रमा से राहु तीसरे जाते हैं, जातक अपने बाहुबल पे बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाला होता है। वो हर काम को अपने बल के माध्यम से, अपनी पावर के माध्यम से सॉल्व करना चाहता है। ऐसे जातकों का जो पराक्रम है वो लिमिट से ऊपर का होता है, ये बहुत ज़्यादा पराक्रमी व्यक्ति होते हैं। राहु जब भी चंद्रमा से थर्ड हाउस में होते हैं, ऐसे जातक फैमिली में एल्डेस्ट या यंगेस्ट हो सकते हैं, कि सिबलिंग्स के अंदर, भाई बहनों के अंदर मैं आज सबसे बड़ा हूँ या सबसे छोटा हूँ, ऐसी बातें इनके जीवन के अंदर बन सकती है। राहु जब भी चंद्रमा से थर्ड होते हैं, जातक कम्युनिकेशन रिलेटेड मैटर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसका मतलब है मीडिया के अंदर चला जाए, पीआर के अंदर चला जाए, कम्युनिकेशन में चला जाए, या एग्ज़ाम को राइट करने में चला जाए, कि कोई एग्ज़ाम जो है ये राइट कर रहा है, क्योंकि ये तीसरा भाव जो है वो लिखने की कला देता है, या आपको लिखने की जो जो कला आती है लिखने की, वो कहाँ से आती है? आपके थर्ड हाउस से आती है। तो जब भी राहु और चंद्रमा का इस तरह का संबंध बनता है, जातक एग्ज़ाम को राइट करके जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनको क्लियर कर सकता है, या फिर मीडिया, पीआर, कम्युनिकेशन, इनमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। राहु जिस भी भाव में होते हैं वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जातक शॉर्ट ट्रैवल में, जो छोटी यात्राएं होती हैं वो करने के शौकीन होते हैं। ये ट्रैवल ब्लॉग, इस तरह के ब्लॉग को बनाकर ट्रैवल टूरिज्म रिलेटेड किसी वर्क को करके शाइन में आ सकते हैं, लाइमलाइट के अंदर आ सकते हैं और अपने भाग्य को जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। राहु और चंद्रमा का 3-11 का संबंध है। आप देखिए, अगर आप चंद्रमा से देखेंगे तो राहु तीसरे में है, और अगर आप राहु से देखेंगे तो चंद्रमा जो है वो 11th के अंदर है। तो जब भी ये संबंध बनता है, ये पराक्रम और सिद्धि वाला संबंध है। और ऐसे जातक ना तो धर्म में मानते हैं, ना अर्थ में मानते हैं, ये मानते हैं केवल और केवल काम तत्व में, कि मेरा जो जीवन है वो केवल और केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हुआ है, अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए हुआ है। तो ऐसे जातक, अगर इनकी इच्छा कहीं पे आ गई, कहीं पे अटक गई, तो ये उस इच्छा को पूरा करके ही मानेंगे। इनको रोका नहीं जा सकता उस काम को करने से, और अगर इनको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो ये उसको करेंगे नहीं। ये विशेषता क्यों है? क्योंकि राहु और चंद्रमा ने 3-11 त्रिषणाय का संबंध जो है वो बना रखा है। इनकी मदद किसी तरह के वर्क में हो सकती हैं, क्योंकि ये चंद्रमा से थर्ड हाउस है, और थर्ड हाउस जो है वो हाथों को इंडिकेट करता है, वो वर्क को इंडिकेट करता है। तो वर्किंग वुमेन का होना, किसी तरह के वर्क में लगे होना, इस तरह की व्यवस्था भी बनती है चंद्रमा से राहु जब भी तीसरे भाव में जाते हैं। और क्योंकि ये तीसरा भाव है, ये प्रारब्ध को भी इंडिकेट करता है, ये पास्ट लाइफ को भी इंडिकेट करता है। तो चंद्रमा और राहु जब भी 3-11 का संबंध बनाते हैं, दिखाई देता है कि जातक पास्ट लाइफ की, पिछले जीवन की जो अधूरी इच्छाएं हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए आया है। तो इनके रिलेशनशिप ऐसे होंगे जिसमें ये पर्सन को जानते भी ना हो और एकदम से उसके साथ संबंध बन गया हो, क्योंकि वो पास्ट लाइफ से चला आ रहा संबंध है। कैरियर में आउट ऑफ ब्लू चीज़ें होती हैं, कभी भी इनको जॉब की संभावनाएं बन सकती हैं, कभी भी इनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो सेटल्ड काम इनके जीवन के अंदर नहीं होता कि सब कुछ सेटल्ड हो जाना चाहिए। सेटल कुछ भी नहीं होता, एकदम से होता है, और वो इनको
या तो पॉजिटिव रूप से प्रभावित करता है या नकारात्मक रूप से। तो इन्हें बहुत कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि इनके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़, जो संभावनाएं होती हैं, जो ऑप्शंस आते हैं, वो कभी भी आते हैं, एकदम से आते हैं और इनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इनके जो यंगर सिबलिंग्स होते हैं, क्योंकि चंद्रमा और राहु का इस तरह का संबंध है, तो ये सिबलिंग्स को इंडिकेट कर सकता है, ये सिबलिंग्स पक्ष को इंडिकेट कर सकता है। बट वहाँ ये वही पॉइंट इंडिकेट करता है कि इनके सिबलिंग्स जो हैं उनके अंदर भी राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो सिबलिंग्स को, इनके भाई बहनों को दांतों रिलेटेड कोई इशू होना, कैल्शियम रिलेटेड कोई इशू होना, या उनको भी भाग्य उदय होने की समस्या होना कि साहब मेरा भी भाग्य उदय नहीं हो पा रहा, क्योंकि राहु तीसरे में बैठे हैं। दादा पक्ष वापस से इनके इनके भाई बहनों के जो भाग्य हैं उनको कंट्रोल करने लग जाता है। तो अगर ये अपने दादा के ही घर के अंदर रहते हैं, अपने ग्रैंडफादर के ही घर के अंदर रहते हैं, तो इनका जो भाग्य है, इनका जो भाग्य उदय है वो नहीं हो पाता, या इनके भाई बहनों का भाग्य उदय नहीं हो पाता। तो उनका अपने दादा से, अपने ग्रैंडफादर पक्ष से किसी तरह का प्लस माइनस संबंध जो है वो बना रहता है। अदरवाइज ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि बाहुबली ग्रह है ये, और बाहुबली ग्रह चंद्रमा से थर्ड बैठा हुआ है। इसका मतलब है ये अपनी पावर से, अपनी सामर्थ्य, अपनी ताकत से ही सब समस्याओं का सॉल्यूशन निकाल के लाते हैं। इनके फ्रेंड सर्कल इनको इतना सपोर्ट नहीं करेंगे जितना कि इनका स्वयं का बल। तो जब तक ये बली हैं, जब तक ये पावरफुल हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, पैसा पावर है इनके पास, इनकी रिस्पेक्ट होती है। और अगर वही इनसे छूट जाए, पैसा पावर इनके हाथ से निकल जाए, तो इनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं होती। इनके सगे संबंधी तक इनका साथ छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सपोर्ट केवल और केवल राहु से बनता है, जो कि है पावर, पैसा और ताकत। तो बाहुबल से ही ये सारे कामों को कर पाते हैं। अगर हम कहें राहु का चौथे भाव में होना, तो फोर्थ हाउस जो है वो सुख को इंडिकेट करता है। चंद्रमा से राहु चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हुए हैं। ये जातक अपने सुख के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। पीस ऑफ माइंड इनको हमेशा चाहिए होती है, हर चीज़ के अंदर इन्हें अपनी पीस ऑफ माइंड चाहिए। ये अपने कंफर्ट जोन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर इनको इनका कंफर्ट जोन कहीं नहीं मिलता तो ये उस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। राहु का चंद्रमा से चतुर्थ होना इनकी मैरिज, कैरियर, रिलेशन, सब चीज़ों को प्रभावित करता है, क्योंकि ऐसा जातक अपनी पीस ऑफ माइंड के पीछे ब्लाइंड होता है। वो चाहता है हमेशा पीस ऑफ माइंड को प्राप्त करना। अगर मैरिज में वो नहीं मिली, ये मैरिज में भी ब्रेक करने से कोई पीछे नहीं हटते। अगर इनको रिलेशन में वो नहीं मिला तो ये वहाँ से बाहर निकल आते हैं। कैरियर में वो नहीं मिला तो ये वहाँ से बाहर निकल आते हैं। पीस ऑफ माइंड इनके जीवन की एक ही इच्छा होती है कि सुख शांति, पीस ऑफ माइंड जो है वो बना रहे। क्योंकि ये चंद्रमा से चतुर्थ में बैठे हुए हैं, ये ग्रोथ को भी इंडिकेट करते हैं, ये भाग्य बूस्ट को भी इंडिकेट करते हैं। राहु एक तामसिक ग्रह है, ये जिस भी भाव में बैठता है ये उसको बूस्ट कर देता है। चतुर्थ भाव जो है वो आपके संसाधनों का भाव है, ये आपकी ग्रोथ का भाव है, आपके भविष्य का भाव है, और इसी के साथ साथ ये आपके एसेट्स का भाव है। जो भी चीज़ें, जो भी संपत्ति आपने अब तक जोड़ी है, जो भी आपने अब तक प्राप्त करा है, ये उसको इंडिकेट करता है। तो राहु जब भी इस भाव में आते हैं वो उसमें एक्सपेंशन लाते हैं। ऐसे लोग शौकीन होते हैं महंगी महंगी चीज़ों के, ऐसे लोग शौकीन होते हैं बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंशियल पावर्स के, कि इनको हमेशा महंगी महंगी चीज़ें चाहिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स चाहिए। एक चीज़ से ये संतुष्ट नहीं हो पाते। एक गाड़ी ले ली तो 10 गाड़ियाँ चाहिए, एक कार ले ली तो 10 कार चाहिए, एक बाइक ले ली तो 10 बाइक चाहिए, एक बार फॉरेन ट्रैवल कर लिया तो 10 बार करना है इनको उसको मल्टीप्लाई करते रहना है। वो फोर्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ राहु यही इंडिकेट करता है। इनके हाउस के अंदर वास्तु दोष हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा राहु से इस तरह का संबंध है कि हाउस में या तो वास्तु दोष हो, या इनकी मदर की फैमिली, मदर का जो हाउस है उसके अंदर वास्तु दोष हो। तो ये दोनों संभावनाएं बनती हैं, और ये कहीं ना कहीं मदर की फैमिली से आते हुए किसी श्राप को भी इंडिकेट करता है, कि मदर की फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में, इनके जन्म से भी पहले, कि उसका जो श्राप है, उसका जो इफेक्ट है वो इनके भाग्य उदय को भी प्रभावित कर रहा है। क्योंकि चंद्रमा और राहु ने 4-10 का संबंध बना रखा है। ना तो राहु चंद्रमा को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि यहाँ ये चंद्रमा को अपोज करने की इंडिकेशंस दे रहा है, भावनाएं सेंड कर रहा है। तो मदर साइड की फैमिली में कुछ ऐसा हुआ हो जो इनको श्राप की तरह लगे, कि साहब ऐसा कुछ हुआ और इसने मेरे जीवन को प्रभावित करा। तो ऐसी बातें इनके जीवन में रह सकती हैं। मदर एक डोमिनेंट पर्सनालिटी होती हैं डेफिनेटली, एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ का इनको ध्यान रखना चाहिए। अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, अनडायग्नोज, जो कि डायग्नोज ना हो पाए। तो वो केवल फियर होता है, कि इमेजिनरी फियर है कि साहब चिंताएं बनी रही, लेकिन होना जाना इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि राहु चौथे भाव में जब भी होते हैं वो उसे प्रोटेक्ट करते हैं। एल शेप के ये घर में रहते हैं, जो कि एल शेप का होता है, क्योंकि उससे वास्तु दोष बनता है। तो इनकी फैमिली, इनके जो हाउस होता है उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। कोई कॉर्नर निकला हुआ होगा, कोई सीलन आ रही होगी, कोई सिवरेज की लाइन होगी, या एल शेप का घर होगा, कुछ ना कुछ स्पेशल। तो अगर ये उस वास्तु दोष को सॉल्व कर दें तो इनके भाग्य को बूस्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर राहु हो आपके पंचम भाव में,
तो अब देखिए राहु आपके पंचम भाव में है और पंचम भाव आपके निर्णय की क्षमता को दिखाता है, आपके डिसीजन मेकिंग को इंडिकेट करता है। राहु जब भी चंद्रमा से फिफ्थ जाते हैं ये आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित करते हैं। और जैसा मैंने कहा राहु बहुत डिसेप्टिव प्लैनेट है, राहु बड़े छुपे हुए प्लैनेट हैं, वो रहस्यों के प्लैनेट हैं। तो ये राहु जब भी चंद्रमा से 5-9 का संबंध बनाते हैं, अगर चंद्रमा से आप देखें तो राहु पंचम भाव में बैठे हुए हैं। राहु से अगर आप गणना करें तो ये चंद्रमा 9वें भाव में है, तो ये 5-9 का संबंध है, ये त्रिकोण का संबंध है। अगर ऐसे जातक राहु को हार्नेस कर लें, वो राहु को अगर सुखी कर दें, वो राहु को अगर प्रसन्न कर दें, तो ये राहु की चीज़ों से, राहु की माया से अपने भविष्य को बहुत ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। अब राहु की माया क्या होती है, इनका कम्युनिकेशन जो है वो इनको डिफरेंट लैंग्वेजेस आनी चाहिए, फॉरेन ट्रैवल इनके लिए बेटर है, फैमिली से इनको दूरी बनानी चाहिए, या जिस जगह इनका बर्थ हुआ है बर्थ प्लेस से इनको दूरी बनानी चाहिए। अगर इन्हें भाग्य उदय चाहिए तो आउट ऑफ कल्चर कनेक्ट बनाना चाहिए, जहाँ पे इनका जन्म हुआ है उससे दूरी बनाए और आउट ऑफ कल्चर रहें, डिफरेंट कास्ट डिफरेंट रिलीजन के लोगों से इनको संबंध बना के रखना चाहिए, पावरफुल पर्सन्स के साथ इन्हें संबंध बना के रखना चाहिए, और अपने ब्रेन पावर का हमेशा यूज़ करना चाहिए, ना कि अपने बाहुबली होने का। मतलब अपनी ताकत का, अपने शरीर की ताकत की जगह अपने दिमाग की ताकत का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मायावी पर्सन होता है। राहु पंचम में इंडिकेट करता है कि जातक बहुत ज़्यादा मायावी है, और जातक राहु की एनर्जीज़ को यूज़ करके किसी भी काम को कर सकता है। तो पॉलिटिक्स में जाना, या फिर किसी संस्था का हेड बनना, किसी संस्था का प्रमुख बनना, जो ऊंचे राजयोग हैं वो इस संभावनाओं से आते हैं, वो इस पोजीशन से आते हैं, किसी बड़ी फर्म का बड़ा पर्सन बन जाए ऐसा जातक। तो ये संभावनाएं जातक के जीवन में इंडिकेट होती हैं। ऐसे जातक जो हैं वो अपने टैलेंट, अपने स्किल के दम पर, उसके ताकत पर सब कुछ अचीव कर लेते हैं। तो इन्हें अपने टैलेंट स्किल के ऊपर हमेशा फोकस रखना चाहिए, स्पिरिचुअल इन्हें बने रहना चाहिए, और लोगों को ज्ञान देना, टीचर बनना, गुरु बनना, उनका इस तरह की इनको कोशिश करनी चाहिए, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहती है। तो राहु जब भी चंद्रमा से फिफ्थ होते हैं, जातक राहु के एनर्जीज़ का यूज़ करके भाग्य का उदय कर सकता है। लेकिन वहीं इनको जो चाइल्ड पक्ष है उसमें कोई इशू आना, चाइल्ड पक्ष का इशू जो है वो इंडिकेट होता है, क्योंकि चंद्रमा राहु का इस तरह का संबंध है, या इनकी मदर को कोई चाइल्ड पक्ष में इशूज आए हों। तो ये दोनों संभावनाएं इंडिकेट होती हैं जब भी राहु और चंद्रमा में 5-9 का संबंध बनता है। अदरवाइज पंचम भाव में बैठा हुआ राहु, विश्वास करिए, अगर इन्होंने सही एजुकेशन प्राप्त कर ली, टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त कर ली, तो इनके भाग्य उदय को रोक पाना असंभव होता है। टेक्निकल एजुकेशन हो, विदेश जाकर पढ़ाई करें, या फिर डिफरेंट कल्चर्स में जाकर पढ़ाई करें, अपनी सिटी से दूर रहें, जहाँ जन्म लिया है, बर्थ प्लेस है, उससे दूरी ये बना के रखें। अगर वहीं हम कहें राहु आपके छठे भाव में है कि साहब मेरे तो राहु चंद्रमा से छठे भाव के अंदर है, तो छठे भाव के अंदर आता है प्रारब्ध। प्रारब्ध एक इस तरह का कर्म है जो कि आपने निर्मित नहीं करा, वो आपके साथ चला हुआ आ रहा है, और जिसे आप इरेज भी नहीं कर सकते। आप क्यों एक स्पेसिफिक फैमिली में पैदा हुए, आप क्यों एक स्पेसिफिक कंट्री में पैदा हुए, ये सब निकल के आता है प्रारब्ध से। राहु और चंद्रमा का इस तरह का संबंध जो है वो आपके प्रारब्ध को एक्टिवेट कर देता है। और राहु छठे भाव के अंदर शनि की एनर्जीज को रखते हैं। आप जानते हैं कि राहु, शनिवत राहु कुजवत केतु, तो ये समझिए आप शनि जो है आपके छठे हाउस के अंदर है, राहु अगर आपके छठे हाउस के अंदर बैठे हुए हैं तो। और ऐसा जातक अपने शत्रुओं के ऊपर बहुत आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है, शत्रुओं के ऊपर बहुत आसानी से विजय प्राप्त कर लेना। फाइनेंस में ऐसे जातक ऊंची ऊंची संभावनाओं को प्राप्त कर सकते हैं, वो एक लिमिट से ऊपर फाइनेंशियल ग्रोथ को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन्हें राहु को प्रसन्न रखना होगा, इन्हें ऐसे वर्क करने होंगे जो राहु से आते हुए वर्क हो। और इसका मतलब है इन्हें हमेशा दूसरों के फाइनेंस से ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर ये अपने फाइनेंस को लगा के कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो फाइनेंस जो है इनका ब्लॉक भी हो सकता है, वो फाइनेंस इनका डूब भी सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि औरों के फाइनेंस को फंड करें। जैसे ये शेयर स्टॉक मार्केट में जो फंड मैनेजर होते हैं कि साहब दूसरे के पैसे को ये फंड करते हैं, उसका ये यूज़ करते हैं अब फाइनेंशियल लोगों को ग्रोथ दिलाने में, म्यूचुअल फंड के वर्क में, ऐसे वर्क में ये अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। हीलिंग सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, तो मेडिकल साइंस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर ये किसी भी तरह की हीलिंग, किसी भी तरह की कंसल्टेशन सर्विसेज के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चंद्रमा राहु बिकॉज 6-8 का संबंध है, षडाष्टक का संबंध है, तो हेल्थ इश्यूज़ भी इंडिकेट होते हैं, क्योंकि राहु छठे भाव में बैठकर हेल्थ इश्यूज़ भी देता है, और अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज़ देता है। ऐसे हेल्थ इश्यूज़ जिनको जातक ना जानता हो और ना वो पहचान में भी ना आए, वो एकदम से आते हैं, एकदम से चले जाते हैं। अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो छठे भाव में जब भी राहु होते हैं चंद्रमा से आने की, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और जो इनकी मदर की फैमिली होती है उनसे इनका एक प्लस माइनस का संबंध बना रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा। और ये मदर की फैमिली से इन्हें दूर भी रहना चाहिए, क्योंकि मदर की फैमिली जो है इनके भाग्य को अवरुद्ध करने की कोशिश करती है, क्योंकि राहु छठे भाव के अंदर बैठ गए जो कि मदर की फैमिली को भी इंडिकेट करता है। तो वहाँ पर राहु का प्रभाव है, तो हो सकता है इनकी मदर की फैमिली में
मदर साइड का जो पक्ष है उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती हुई हों जो कि समाज के विरुद्ध होती हुई चीज़ें, मतलब किसी की मैरिज में इशू आ गया हो, किसी को संतान पक्ष रिलेटेड इशू चल रहे हो, कोई फाइनेंशियल इशूज़ के अंदर हो, तो ऐसी संभावनाएं इनकी मदर पक्ष की तरफ दिखाई देती हैं, तो वहाँ से इन्हें दूरी बना के रखनी चाहिए। चंद्रमा और राहु का षडाष्टक का संबंध है। कैरियर में जॉब के अंदर ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बिजनेस इन्हें जब ही करना चाहिए जब दूसरा आदमी इनके साथ इन्वेस्टमेंट में रेडी हो, अदरवाइज इनके जो शत्रु बनते हैं, इनके जो एनिमीज़ बनते हैं, वो भी बड़े चतुर चालाक तरह के होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे के फंड को लेके ही बिजनेस में आगे बढ़ा जाए, स्वयं के फंड को नहीं लेके आगे बढ़ा जाए, क्योंकि छठा भाव जो है वो फाइनेंस को ब्लॉक करने का भाव है, ये कर्जे को भी इंडिकेट करता है। तो बेटर है कि एनिमीज़ के ऊपर विजय प्राप्त करें, दूसरे के फाइनेंस को लेके इन्वेस्ट करें, खुद के फाइनेंस को इन्हें सिक्योर रखना चाहिए। अगर हम बात करें सप्तम भाव की, राहु तथा मेरे 7वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं आपके व्यापार की क्षमताओं। सप्तम भाव जो है वो कुंडली का चंद्रमा से सबसे दूर उपस्थित भाव है। अगर आप चंद्रमा से देखेंगे तो ये सबसे दूर भाव है, और यहाँ चंद्रमा और राहु समसप्तक संबंध बनाते हैं। राहु चंद्रमा आमने सामने है। राहु और चंद्रमा जब भी आमने सामने होते हैं, जातक के मन के ऊपर इसका गहरा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि अगर राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से केतु आपकी चंद्र कुंडली में चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ऐसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेल्फलेस होते हैं, मतलब ये अपना अपना गेन नहीं सोचते, ये नहीं सोचते कि मुझे इस चीज़ में क्या मिलेगा। ऐसे जातकों के फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर कोई मार्क हो सकता है, कोई कट का मार्क हो, कोई तिल हो, कोई बर्थ मार्क हो। ऐसे जो जातक होते हैं वो हेल्थ सेक्टर में, हीलिंग सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इनके जो पार्टनर होते हैं, 7th हाउस जो है इनका जो पार्टनर का भाव है, इनके पार्टनर बहुत कनिंग या फिर बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव होते हैं, चीज़ों को छुपाने वाले। तो मैरिज के समय इन्हें बहुत ज़्यादा सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। राहु सप्तम भाव के अंदर होकर आउट ऑफ कल्चर रिलेशंस भी बना सकते हैं, तो एजुकेशन के टाइम किसी सेकंड पर्सन से कनेक्ट हो जाना, आउट ऑफ कल्चर रिलेशंस में आना, ऐसी संभावनाएं दिखाई देती हैं। और वो जो रिलेशन होगा वही इनके भाग्य के ऊपर प्रभाव डालेगा। अगर ये ऐसे किसी रिलेशन में आते हैं जो आउट ऑफ कल्चर हो, तो आप देखिएगा कि इनके भाग्य के अंदर प्लस माइनस चीज़ें होने लगेंगी, कि वो जो रिलेशन है, वो जो पर्सन है, वही इनके भाग्य को प्रभावित करने लग गया है। तो राहु का 7th हाउस के अंदर होना व्यापार को भी इंडिकेट करता है, और व्यापार के अंदर ये LLP प्रोजेक्ट, मतलब किसी पार्टनरशिप में आके किसी व्यापार को ओपन कर लेना, ऐसी चीज़ें भी ये इंडिकेट करता है। इनके जो पार्टनर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, वो अपना गेन सबसे ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि ये एक सेल्फलेस पर्सन है, ये बहुत स्पिरिचुअल आध्यात्मिक तरह के पर्सन होते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा गेन प्राप्त नहीं करना, जिन्हें बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं करना, बस एक सामान्य से जीवन को चलाना है, और अध्यात्म की रास्ते पे जाके ही अपने जीवन को फार बेटर कर सकते हैं। चंद्रमा और राहु का समसप्तक का संबंध है। इसका अर्थ है कि इनके मदर के कारण इनकी फैमिली में कुछ नया स्टार्ट हुआ हो सकता है, कि इनकी मदर के आने के बाद, इनके मदर की इनकी फैमिली में आने के बाद फैमिली में कुछ नया स्टार्ट हुआ हो, या कोई नया घर बनाना, फैमिली से दूर होना, ऐसी चीज़ें, कि मदर के आने के बाद जो फैमिली थी उसमें कोई डिस्प्यूट रहा हो, या फैमिली ने कुछ नया बिल्डअप करा हो, हाउस बनाया हो, घर से बाहर निकले हो, या किसी अलग जगह पे इस्टेब्लिश हुए हों, तो ऐसी चीज़ें इनके जीवन के अंदर बनी रहती हैं। बट राहु और चंद्रमा का समसप्तक होना उस फियर को भी इंडिकेट करता है। तो लीगल बैटल से इन्हें दूर रहना चाहिए। किसी भी तरह के अग्नि तत्व के फूड से, अग्नि तत्व जो होती है, चाहे वो लीगल बैटल तो अग्नि तत्व हो ही गई, और कई बार जो फूड होता है वो भी अग्नि तत्व का होता है, तो ऐसी चीज़ों से इन्हें दूरी बना के रखनी चाहिए। अग्नि तत्व इनके जीवन को प्रभावित करता है, और क्योंकि केतु जो है वो सर्प की पूंछ होती है, और केतु जो है वो अग्नि तत्व का प्रतिनिधि होता है, तो केतु और चंद्रमा का संबंध अग्नि तत्व से कोई नकारात्मक संबंध इंडिकेट करता है। अगर हम बात करें राहु के अष्टम भाव में होने की, कि राहु साहब मेरे अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, और अष्टम भाव आप जानते हैं, अष्टम भाव रहस्यों का भाव है। राहु रहस्य के मास्टर हैं। राहु जब भी अष्टम भाव में आते हैं, जातक जो है वो अनेकों रहस्यों को जानने वाला होता है, वो अनेकों रहस्यों को जानता है, एक दो रहस्य नहीं, वो अनेकों रहस्यों को जानता है। वो जन्म के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, मोक्ष क्या है, इन सब चीज़ों को जानने वाला होता है। इस जीवन के अंदर वो जानता है नई नई कलाओं को, टैलेंट और स्किल्स को वो जानता है। और राहु जब भी चंद्रमा से अष्टम होते हैं, ऐसे जातक सोशल मीडिया के वर्क में, मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक छाप छोड़ने वाला वर्क कर सकते हैं। ऐसा कोई वर्क जो कि इनके जीवन का सबसे मेन वर्क बन जाए, सबसे बड़ा वर्क। ऐसे जातक अपनी फैमिली में नई ब्रांच को एक्टिवेट करते हैं, कि वो फैमिली में आए ही हैं, उन्होंने जन्म ही लिया एक परिवार में कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि ऐसे जातक जो हैं वो अष्टम भाव, जो रहस्य के भाव है, उससे वो डरते नहीं हैं, वो उस रहस्य को क्रॉस करना चाहते हैं, कि कोई भी डर इन्हें डराता नहीं है कि मैं तो कुछ भी कर जाऊंगा। इस तरह का बाहुबल कहाँ से आता है? अष्टम भाव से आता है। राहु और चंद्रमा का इस तरह का संबंध इंडिकेट करता है कि जातक ने अपने पिछले जीवन में महत्वपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करा है।
ऐसे जातक इंटरेस्टेड होते हैं सिद्धियों को प्राप्त करने में। उन्हें उन्हें वो देवीय ताकतें हमेशा चाहिए होती हैं। उनका बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है या बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उन देवीय ताकतों के प्रति, कि बस वो देवीय ताकतें मिल जाएँ, वो ताकतें मिल जाएँ, उन्हें मैं सिद्ध कर लूँ और फिर मैं जीवन में ऐसा कुछ कर जाऊँगा जो आज तक मेरी फैमिली में किसी ने नहीं करा। तो ऐसी भावनाएँ होती हैं इनके जीवन के। राहु और चंद्रमा का ये संबंध है, आप अगर अपने मदर से पूछेंगे तो आपको निश्चित रूप से पता लगेगा कि आपके जन्म के समय आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव पक्ष में कुछ ना कुछ बहुत विशेष हुआ है। और विशेष का मतलब है आप हो सकता है अपने ही किसी पूर्वज का वापस से जन्म हो आपकी फैमिली में, तो वो जो कार्मिक जन्म होते हैं वो इसी पोजीशन से आते हैं। तो ऐसा कुछ विशेष हुआ हो आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव में, कि वहीं से वो जो आत्मा है वो वापस से आपके परिवार के अंदर आ गई हो। तो ये इन फैमिली के अंदर ही पुनर्जन्म को इंडिकेट करता है, क्योंकि अष्टम भाव राहु इज़ ऑल अबाउट जो माया है, जो रहस्य है, जो छुपा हुआ संसार है। तो अगर ऐसे जातक राहु को सिद्ध कर लेते हैं तो वो अपनी सिद्धियों के बल पर छुपे हुए धन को प्राप्त कर लेना, एकदम से इनके जीवन में छुपी हुई चीज़ें मिल जाना, लॉटरी, शेयर मार्केट, इनसे बहुत गेन करते हैं। और अगर ये राहु इनके हाथ से निकल गया, इनके लिए अगर ये मैलेफिक हो गया, तो फिर ये अनायास ही चिंताओं में डूबे रहता है कि साहब कुछ भी कर लूँ मैं चिंताओं से बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर होता है एक 64वां नवमांश। जी हाँ, यहाँ पर 64th नवमांश होता है और ये नवमांश ऐसा नवमांश है जो कि जातक के जीवन में बहुत विशेष और एकदम से आने वाले परिवर्तनों को इंडिकेट करता है। तो ऐसे जातक के जीवन में आउट ऑफ ब्लू चीज़ होती है कि कभी भी कुछ भी हो गया। तो अगर राहु इनके साथ हैं तो ये कभी भी कुछ भी कर देंगे, और राहु अगर इनके खिलाफ हो गए तो इनके जीवन में कभी भी कुछ भी होना भी इंडिकेट होता है। अगर हम बात करें राहु की नवम भाव में होने की, कि राहु चंद्रमा से नवम भाव के अंदर है, तो नवम भाव धर्म त्रिकोण का भाव है। ये धर्म को इंडिकेट करता है, धर्म की ध्वजा को इंडिकेट करता है। ऐसे जातक ने पिछले जीवन में धर्म के लिए बहुत स्पेशल काम करा है, इसीलिए उसे राहु नवम भाव में मिले हैं। राहु एक तामसिक ग्रह, ये जिस भी भाव में होता है उसे प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसे जातक धर्म को प्रोटेक्ट करने वाले, धर्म को सुरक्षित रखने वाले और धर्म को जानने वाले होते हैं। अगर ये किसी वर्क में है, किसी जॉब के अंदर है, तो ये अपना फुल पोटेंशियल देते हैं कि साहब मैं अपनी तरफ से पूरा देने की कोशिश करूँगा। और ऐसे जातक को, ऐसे व्यक्ति को लोग अप्रिशिएट भी नहीं करते और रिस्पेक्ट भी नहीं करते, क्योंकि राहु अगर नवम भाव में आप किसी और से पूछेंगे तो कहेंगे कि साहब ये एक बहुत मैलेफिक योग है, गलत जगह पे राहु आके बैठ गए, ये इसे पीड़ित करेंगे। लेकिन राहु एक तामसिक ग्रह है और कलयुग में राहु से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। तो ऐसे जातक ज्ञान में धुरंधर होते हैं, ज्ञान को वो अच्छाई अंदर तक समझने वाले, और लॉयल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉयल व्यवहार करते हैं। लेकिन फिर भी इन्हें वो एप्रिसिएशन, वो रिस्पेक्ट जो है वो नहीं मिलती। तो ये रिस्पेक्ट के हमेशा प्यासे रहते हैं कि वो एप्रिसिएशन, वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिल रही। अगर इनकी मैरिज है तो वहाँ ये रिस्पेक्ट चाहेंगे, कोई रिलेशन है तो वहाँ ये रिस्पेक्ट चाहेंगे, कैरियर में ये रिस्पेक्ट चाहेंगे, पैसा दो मत दो पर रिस्पेक्ट दे दो। और वो अगर इन्हें नहीं मिली तो फिर ये उस चीज़ से हाथ छुड़ा लेते हैं। राहु का नवम भाव में होना इंडिकेट करता है कि इनके जो ग्रैंडफादर पक्ष हैं, इनके जो दादा पक्ष हैं, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन रहे हैं, बहुत मजबूत पर्सन रहे हैं अपनी फैमिली में, और उन्होंने कुछ नया स्टार्ट करा है। मतलब उन्होंने किसी चेन को ब्रेक करा है, जो फैमिली में चेन चली आ रही थी कि जॉब नहीं करती थी फैमिली में कोई भी, तो जॉब करने लगे या कहीं और जाके सेटल हो गए। ऐसी चीज़ें इंडिकेट हो सकती हैं। राहु का नवम भाव में होना पितृ दोषों को भी इंडिकेट कर सकता है। ये पितृ दोष को भी इंडिकेट करने वाला एक योग होता है। तो इन्हें हमेशा अपने फॉर फादर्स के प्रति अपने ग्रैंडफादर, अपने जो पितृपक्ष हैं उनके प्रति श्रद्धा से नमन रहना चाहिए, श्रद्धा से झुके रहना चाहिए। राहु जब भी चंद्रमा से नवम बैठते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि मदर जो है, इनके जो मातृपक्ष है, क्योंकि चंद्रमा इनके मदर का कारक है, उनका अपने ग्रैंडफादर पक्ष, उनके इनको जो दादा पक्ष है उनसे एक अच्छा संबंध रहा। तो ये कई बार प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स को ईजिली ख़त्म कर सकते हैं। ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी मैटर बनता है उसको ईजिली ख़त्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनकी मदर। अगर ये अपनी मदर से आशीर्वाद को प्राप्त करते रहें तो ये प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी भी मैटर से कभी भी बाहर निकल सकते हैं। बट आवश्यकता क्या है? इनके मदर के आशीर्वाद की, क्योंकि चंद्रमा और राहु में पंचम नवम का संबंध है। अगर इनकी मदर का इनको आशीर्वाद नहीं है और ये मदर से गलत तरीके से व्यवहार करते हैं तो ये उसी प्रॉपर्टी के मैटर को और स्पॉइल कर देते हैं, उसे और ख़राब बना देते हैं। राहु और चंद्रमा का ये संबंध होना फॉरेन ट्रैवल को भी इंडिकेट करता है, दूर विदेशों से आते हुए सपोर्ट को इंडिकेट करता है। तो अगर ये बिजनेस है तो इन्हें दूर बैठी हुई ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहिए, जो दूर बैठी हुई हो, चाहे वो सिटी में दूर हो, एक स्टेट दूर हो या कंट्री दूर हो। तो दूर से आने वाली जो ऑडियंस होती है या दूर से आने वाले जो क्लाइंट होते हैं वो इनको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जहाँ इन्होंने जन्म लिया है वो एनवायरनमेंट इन्हें अप्रिशिएट नहीं करता, वो इनको रिस्पेक्ट ही नहीं करता। मैरिज के बाद महत्वपूर्ण और बड़े परिवर्तन होते हैं जातक के जीवन में, और
इनके जो पार्टनर होते हैं वो भी अपनी फैमिली में, सिबलिंग्स, अपने भाई बहनों में सबसे बड़े सबसे छोटे, इस तरह की भूमिका को रख सकते हैं। मैं नहीं कह रहा रखेंगे ही रखेंगे, और चीज़ें भी उसको इंडिकेट करेंगी, बट वो उसे रख सकते हैं क्योंकि ये दो धर्मों का त्रिकोण है, ये दो ड्यूटीज़ का त्रिकोण बनता है। अगर हम बात करें राहु के दशम भाव में होने की कि साहब राहु जो है वो मेरे दशम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो राहु जब भी दशम भाव में बैठते हैं वो आपके धर्म को, आपके कैरियर को प्रभावित करते हैं। दशम भाव जो है वो आपकी आजीविका का भाव है। राहु एक तामसिक ग्रह है, ये जिस भी भाव में बैठ गए उसको ये प्रोटेक्ट करेंगे, उसको ये सुरक्षित रखना चाहेंगे, और उसी के साथ साथ ये उसे बूस्ट करेंगे कि एक से ज़्यादा कैरियर, एक से ज़्यादा जॉब, एक से ज़्यादा बिजनेस, की एक काम तो मैं करूँगा ही नहीं, एक से ज़्यादा करूँगा जो भी करूँगा। अगर ये एक काम में ही उलझे रहते हैं तो इन्हें हमेशा वो अनसेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैं अपने कैरियर में सेटिस्फाई नहीं हो पाया, मुझे मैक्सिमम नहीं मिल पाया अपने कैरियर से। और अगर ये एक से अधिक काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो ये डेफिनेटली बहुत सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। इनके जीवन का मेन लक्ष्य जो होता है वो कैरियर को प्रोटेक्ट करना होता है कि कैरियर को हर हाल में मैं प्रोटेक्ट करके रहूँगा। और आजीविका के संबंध में ये महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। मतलब ये वर्कहॉलिक पर्सन होता है कि ऐसे परिवार में एक ऐसा पर्सन पैदा हो गया है जो कि केवल और केवल कैरियर पे ही फोकस रखता है। तो इनका जो फोर्थ हाउस है, जो इनका मातृपक्ष है, ये जो आपका ये इनका जो सुख शांति का जो पारिवारिक पक्ष है वो हमेशा डाउन बना रहता है। ये भागते रहते हैं अपने कैरियर, अपनी आजीविका के प्रति। जॉब में एक से ज़्यादा जॉब चाहिए, बिजनेस में एक से ज़्यादा बिजनेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए हमेशा। तो राहु और चंद्रमा का ये संबंध इंडिकेट करता है कि जातक को फोकस करना चाहिए किस चीज़ पर, हमेशा हमेशा बैलेंस बनाने के ऊपर, कि मैं परिवार को और कैरियर को बैलेंस में लेके चलूँगा। अगर वो बैलेंस इनसे छूटा तो बस फिर चीज़ इनके हाथ से निकल जाती है। ऐसे जातक डीप रिसर्च में, अपने कैरियर में डेफिनेटली बहुत ऊंचा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ करना जो कि इनकी फैमिली में अब तक किसी ने ना करा। चंद्रमा क्योंकि राहु से 410 का संबंध बना रहा है और ये इंडिकेट करता है कि मैरिज में इन लॉज की तरफ से इनको इश्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि ये जो दशम भाव है ये मदर इन लॉ को इंडिकेट करता है जिसमें राहु जाके बैठ गए हैं और वो चंद्रमा से भी दशम है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मदर इन लॉ की तरफ से कोई इशू का आना, या इनका पार्टनर जो है वो इनके इन लॉज पक्ष के ज़्यादा सुनता हो, इस तरह की दो व्यवस्थाएं बन सकती हैं। अदरवाइज़ राहु का दशम भाव में होना दी बेस्ट पोजीशन है। अब ये अब टू जातक है कि जातक इसे कैसे भुना रहा है, वो कैसे इससे गेन प्राप्त कर रहा है। अगर वो राहु को नमन करता है, राहु को प्रसन्न रखता है, तो वो कैरियर में ग्रोथ कर सकता है और वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स से भी कनेक्ट बना सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से संबंध बना सकता है। वो कैरियर को एक से अधिक कैरियर में जाना, आजीविका में एक से अधिक आजीविकाओं की तरफ जाना कर सकता है। नई नई लैंग्वेजेस इन्हें सीखनी चाहिए और हमेशा इन्हें ओपन रहना चाहिए आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ के प्रति। कभी भी कहीं से भी अपॉर्चुनिटी इनके जीवन में दस्तक दे सकती है। अगर हम बात करें राहु के 11th हाउस में होने की, तो ये काम का भाव है। ये भाव है किसका? ये भाव है काम का, डिज़ायर्स का। चंद्रमा से राहु 11वें हैं, जातक सिबलिंग्स में, भाई बहनों में सबसे छोटा सबसे बड़ा, इस तरह की भूमिका को बना कर वो फैमिली में सबसे एल्डेस्ट होता है। एल्डेस्ट इन द सेंस कि अगर सबसे छोटा भी है वो, तो उसकी बातें सुनी जाती हैं, क्योंकि राहु बाहुबली प्लैनेट है। वो 11वें भाव में बैठते ही कहते हैं कि बस परिवार को तो मैं अब अपने अनुसार चलाऊंगा। इनकी बातें अगर नहीं सुनी गई फैमिली में तो वो डिस्प्यूट का हमेशा कारण बनती है, उससे डिस्प्यूट आते ही आते हैं। चंद्रमा इनका धर्म को इंडिकेट कर रहा है, वो यहाँ पर है, और राहु इनका काम को इंडिकेट कर रहा है। तो धर्म और काम का ये जो संबंध होता है ये इंडिकेट करता है कि जातक अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस जीवन में आया है। वो चाहता है अपनी इच्छा पूरी करना। कैरियर में उसे अगर इनकम चाहिए तो फिर वो इनकम ही चाहिए उसे। अगर उसे रिस्पेक्ट चाहिए कि साहब मुझे तो रिस्पेक्ट चाहिए, इनकम दो या मत दो, तो अगर इनके काम को सेटिस्फाइड नहीं किया गया, इनकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया गया, तो ये उस चीज़ से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। इन्हें हमेशा अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट करना है, बस डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को। 11वां भाव जो है वो आपके छुपे हुए ज्ञान का भाव है। राहु जब भी 11वें भाव में होते हैं वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं उस छुपे हुए ज्ञान को प्राप्त करने में, कि मैं वो छुपा हुआ ज्ञान बाहर निकाल के लाऊंगा। तो टैलेंट स्किल इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। एंड अगर ये बस उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करें कि वो छुपा हुआ ज्ञान कौन सा है, तो ये आपका ये लोगों की ग्रोथ जो है वो जितनी 10 सालों में होती है, इनकी 1 साल में हो सकती है। क्या काम करना होगा इन्हें? हमेशा अपने उस छुपे हुए ज्ञान को प्राप्त करना, कि मेरी ये छुपी हुई टैलेंट कौन सा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जानता हूँ मैं, और वो मैं जन्म से जानता हूँ, पिछले जन्म से जानता हूँ। उसी चीज़ को इनको करना चाहिए, उसी चीज़ पे इनको फोकस करना चाहिए, उससे ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं। 11वें भाव का राहु चंद्रमा के पास आता हुआ राहु है। ये चंद्रमा को फियर में लाता हुआ राहु है। तो ऐसे जातक जो हैं अपनी एजुकेशन से
बहुत कुछ ऊंचा प्राप्त कर लेना, एजुकेशन से एक बहुत ऊंचा कुछ प्राप्त कर लेना। और जैसा मैंने आपको कहा, एजुकेशन में ब्रेक आ सकते हैं, या फिर इनका टैलेंट या स्किल ही होती है जो इनको सब कुछ गाइड करती है कि टैलेंट और स्किल है तुम्हारे पास, इससे तुम जो चाहो वो जीवन में प्राप्त कर सकते हो। तो टैलेंट स्किल के ऊपर हमेशा फोकस इनको बनाए रखना चाहिए। ग्रैंडफादर जो दादा पक्ष हैं उनसे, उनके परिवार से, या आप कहिए उनके घर से दूरी बनाए तो बेटर है, क्योंकि राहु इन्हें सपोर्ट कर रहा है और वो भी 11वें भाव में आकर। तो भाग्य उदय के लिए इन्हें हाथ पैर चलाने होते हैं और दूरी बनानी होती है चीज़ों से, दूरी बनानी होती है अपने नियर फैमिली के जानकारों से, उन संबंधों से। अगर हम कहें राहु जो है वो आपके 12वें भाव में है, तो 12वां भाव जो है वो आपकी मुक्ति का भाव है। ये मोक्ष त्रिकोण में आता हुआ भाव है, ये मोक्ष को इंडिकेट करता है। मोक्ष आपका कहाँ से आता है? 12वें भाव से आता है। राहु जब भी 12वें भाव में होते हैं वो आपके 12वें भाव के सब तत्वों को प्रभावित करते हैं। कौन से हैं 12वें भाव के तत्व? वो आपकी मुक्ति है, लिबरेशन है। अगर ये जातक राहु को हार्नेस कर ले तो ये चंद्र और राहु मिलकर इन्हें फॉरेन ट्रैवल दे सकते हैं, विदेश यात्राएं दे सकते हैं, आउट ऑफ कल्चर रिलेशंस दे सकते हैं, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस को ये जानने वाले होते हैं। इंटरनेट को उपयोग करके, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स का उपयोग करके जो राहु की चीज़ें हैं ये जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये सोशल मीडिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो इनकी शाइन जो है, इनकी जो ग्रोथ है वो एक लिमिट से ऊपर जाने वाली ग्रोथ होती है। वहीं चंद्रमा जो है इस राहु से फियरफुल भी बना रहता है। तो अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज़ का बनना, किसी तरह की टेंशन का निकल के आ जाना, किसी प्रकार की चिंता होना, भयभीत रहना, और ये भयभीत रहते हैं अपने पास्ट के रिगार्डिंग। इन फ्यूचर से डर लगे ना लगे, लेकिन पास्ट से लगता रहता है। पास्ट में वो डिसीज़न क्यों लिया, पास्ट में वो चीज़ मैंने क्यों करी, वो काम मैंने क्यों करा, वो नहीं करता तो बेटर रहता। ऐसी बातें ये करते रहते हैं। अब इनके ऊपर है कि ये राहु को पॉजिटिव बनाते हैं या नेगेटिव। राहु को प्रसन्न करना है तो राहु स्त्रोत का इनको जाप करते रहना चाहिए। वराह अवतार के मंत्रों का, वराह स्त्रोत का इन्हें जाप करना चाहिए। और इसी के साथ साथ 12वें भाव में बैठे हुए राहु मुक्ति को इंडिकेट करते हैं, लिबरेशन को इंडिकेट करते हैं। 12वें भाव में बैठे हुए राहु जातक को लेके चले जाते हैं स्पिरिचुअल पाथों की तरफ, स्पिरिचुअल रास्तों की तरफ। अगर ये स्पिरिचुअल बनते हैं, किसी गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु को फॉलो करते हैं, तो ये लाइफ में अच्छी ग्रोथ को प्राप्त कर सकता है। और राहु 12वें भाव में हो चंद्रमा से, तो मदर पक्ष में आप कहिए, मदर पक्ष में इनके, अगर मदर पक्ष के इतिहास को देखा जाए, मदर की फैमिली को देखा जाए, तो इनकी मदर की फैमिली में कुछ ना कुछ स्पेशल हुआ होता है, कुछ ना कुछ स्पेशल, और आउट ऑफ ब्लू होता है कि एकदम से हुआ और कुछ बहुत स्पेशल हुआ हमारे परिवार में। वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, ज़्यादातर केसों में वो माइनस होता है। किसी को नुकसान होना, किसी आउट ऑफ ब्लू होता है, फाइनेंशियल इशू हो गया, फ्रॉड हो गया, कोई ट्रॉमा आ गया, कोई क्यों आया वो, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं 12वें चंद्रमा से। राहु यहाँ इंडिकेट करते हैं कि जातक को हमेशा फोकस रखना चाहिए, जातक को हमेशा फोकस में रखना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए अपने 12वें भाव के तत्व। 12वां भाव जो है मुक्ति का भाव है, लिबरेशन का भाव है। तो हमेशा इन्हें लिबरेशन को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये बहुत जल्दी चीज़ों से निकलने की कोशिश करते हैं कि बस चीज़ में थोड़ी सी भी इशू आया और मैं बस इससे जल्दी से जल्दी निकलूँ। अगर निकल गए तो हो सकता है ये उस बड़े अपॉर्चुनिटी को लॉस कर दें। तो चीज़ों को इन्हें लंबी समय तक चलाना चाहिए। यही एक समस्या होती है जब भी राहु चंद्रमा से 12वें होते हैं, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी मुक्ति चाहते हैं कि बस चीज़ों से निकला जाए, और अगर मुक्ति नहीं मिली तो फिर ये टेंशन में बने रहते हैं। तो बेटर है कि चीज़ों को होल्ड किया जाए, थोड़ा चलाया जाए, और अगर फिर ऐसा लगे तो वहाँ से बाहर निकला जाए। तो ये है आप लोगों के लिए, एंड आई थिंक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग विद एस्ट्रो फॉर यू। थैंक यू गाइस।